मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7th का लेसन 7 समुद्र की गतियों का अध्ययन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर लगभग 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। महासागरों के रूप में जल की प्रचुरता हो के कारण हमारी पृथ्वी अनोखी है। महासागरों का जल विभिन्न प्रकार के लवणों यानी नमक की उपस्थिति के कारण इतना खारा होता है कि मनुष्य के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष 3% जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, हिमनद, ग्लेशियर, भूमिगत जल आदि के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार जल का बहुत कम भाग मीठे जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के उपयोग में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बाद भी हम पानी की कमी का अनुभव करते हैं। आप ग्लोब और मानचित्र पर प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर और दक्षिण महासागर को देखिए। ये देखते हैं, ये प्रशांत महासागर है, अटलांटिक, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, प्रशांत महासागर। आपने देखा होगा कि कंकड़ गिरने वाले स्थान से तालाब में लहरें उठकर किनारे की ओर गति करती हैं। ठीक उसी प्रकार महासागरों का जल स्थिर न होकर सदैव गतिशील रहता है। महासागरीय जल की यह गति ऊपर नीचे और अगल बगल लगातार होती रहती है। यह गति कहीं तेज तो कहीं धीमी होती है। महासागरीय जल की इस गति को तरंग, ज्वार भाटा, सागरी धाराएं और सुनामी के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं वेव्स यानी तरंगे। समुद्र में तरंगों का जन्म कई कारणों से होता है, परंतु इसमें पवन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। तरंगे समुद्र की सतह पर पवनों द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण बनती है। जल की सतह से टकराकर पवनें उसे विभिन्न स्थान से उठा देती है, जिससे मोड़ों के रूप में जल ऊपर नीचे होता है। इसे ही तरंग कहते हैं। मौसम की दशा और पवन की गति के अनुसार ये तरंगें उग्र भी, ऊंची भी हो सकती हैं। समुद्र की तूफानी तरंगें ऊंची और विनाशकारी होती हैं। भारत के पूर्वी तट पर चक्रवातों के साथ उठने वाली तरंगों से जन धन की भारी क्षति होती है। इस कारण चक्रवात आने से पहले रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्रों आदि के माध्यम से लोगों को सतर्क किया जाता है। ज्वार भाटा, टाइड्स। समुद्र का जल नियमित रूप से दिन में 2 बार ऊपर उठता है और 2 बार नीचे उतरता है। ऐसा क्यों होता है, आइए समझें। आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु में आकर्षण बल होता है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आदि आपसी आकर्षण के कारण ही ब्रह्मांड में समान स्थिति में टिके हैं। सूर्य का आकर्षण बल चंद्रमा की अपेक्षा अधिक है, परंतु पृथ्वी के अत्यधिक निकट होने के कारण चंद्रमा के आकर्षण बल का प्रभाव पृथ्वी की सतह पर सूर्य की अपेक्षा अधिक होता है। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय भाग के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहा जाता है। परिक्रमा करते हुए जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधे में आ जाते हैं, यानी जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधे में आ जाते हैं, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते करते तीनों एक रेखा में आ जाते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। अतः उस समय सबसे अधिक ऊंचे ज्वार आते हैं, जिन्हें दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार, स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। यह स्थिति महीने में 2 बार यानी पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होती है। हम जानते हैं सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, और इसी दिन दोनों दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आते हैं। इसके विपरीत जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिसके कारण निम्न या लघु ज्वार होता है। यह स्थिति प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 7वीं और 8वीं को होता है। ज्वार भाटा से लाभ। इससे मनुष्य को व्यापार, मछली पकड़ने और नौका चालन में सहायता मिलती है। ज्वार के समय तट के पास पानी की गहराई बढ़ जाती है। फलस्वरूप बड़े बड़े जहाज बंदरगाहों तक सुरक्षित और आसानी से पहुंच जाते हैं। माल उतारने और चढ़ने के कारण जहाज भाटे के साथ गहरे सागर में वापस लौट जाते हैं। ज्वार में उठी जल की दीवार
नदी के मुहाने से नदी में प्रवेश करती है, जिसे ज्वारी बोर कहते हैं। इससे जलयान ज्वार नद मुख पत्तनों तक जाते हैं। भारत के कुछ बंदरगाह जो ज्वार भाटा पर ही निर्भर है। गुजरात का कांडला तथा पश्चिमी बंगाल का कोलकाता ऐसे ही बंदरगाह हैं जिन्हें ज्वार नदमुख पत्तन कहा जाता है। ज्वार भाटा समुद्र तट पर बसे नगरों का कूड़ा कचरा या नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टी को बहा ले जाती है। इसके द्वारा समुद्र में पाए जाने वाले सीप, कौड़ियों, घोंघे, मछलियाँ आदि तट पर आ जाते हैं, जिससे इन्हें पकड़ने में आसानी होती है। ज्वार भाटा से जल विद्युत का उत्पादन भी हो सकता है। फ्रांस, इटली, रूस, कनाडा और जापान में ज्वारी विद्युत का प्रयोग किया जाता है। महासागरीय जलधाराएँ, ओशनिक करंट। महासागरीय जल की गतियों में धाराएं सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं। इनके द्वारा महासागरों का जल हजारों किलोमीटर तक बहा लिया जाता है। महासागरों में एक निश्चित दिशा में नदी की तरह बहते जल को महासागरीय धारा कहते हैं। ये धाराएं कम चौड़ी और तेज गति वाली होती हैं। इसकी गति 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है, लेकिन कभी कभी महासागरों का जल एक चौड़े और धीमी गति से बहने वाले प्रवाह ड्रिफ्ट का रूप ले लेती है। इसकी गति 1 से 3 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति पृथ्वी के घूर्णन, जल के तापमान, खारेपन में भिन्नता के कारण होती है। महासागरीय जल के तापमान के आधार पर सागरीय धाराएं 2 प्रकार की होती हैं: गर्म यानी उष्ण जलधारा, ठंडी जलधारा। जो जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं, उनका जल गर्म होता है, अतः इन्हें गर्म जलधाराएं कहते हैं। इसी प्रकार ऐसी जलधाराएं जो ध्रुवों की ओर से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं, उनके जल का तापमान कम होता है, इन्हें ठंडी जलधाराएं कहते हैं। आप मानचित्र पे इसे देखिए, जिसमें गर्म जलधारा लाल रंग से और ठंडी जलधारा नीले रंग की दिखाई गई हैं। प्रशांत और अटलांटिक महासागरों की धाराओं का तुलनात्मक चार्ट बनाइए और मानचित्र पर इसे पेश कीजिए। गल्फ स्ट्रीम जलधारा, कुछ जलधाराओं के बारे में भी आइए हम जान लेते हैं, उसके बाद मानचित्र में देखेंगे। यह अटलांटिक महासागर की एक प्रमुख गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम की धारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यह गर्म जलधारा के प्रभाव से यूरोप का उत्तरी पश्चिमी तट सर्दियों में भी अपनी नदी जमने नहीं पाता, जबकि उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट बर्फ से जम जाता है। इसी कारण यूरोप महाद्वीप के सभी बड़े बंदरगाह वर्ष भर आवागमन के लिए खुले रहते हैं। ये देखिए, ये है हमारा इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली जितनी भी जलधाराएं हैं वे गर्म है, और भूमध्य रेखा जैसे ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। जो जलधाराएं ऊपर जा रही हैं ये, और ये अलास्का की जलधाराएं, ये आपकी गर्म जलधारा। और जो नीचे आ रही है जैसे कैलिफोर्निया धारा नीचे आ रही भूमध्य रेखा के पास, तो ये ठंडी जलधारा है। इसी के कारण दक्षिणी ध्रुव में देखते हैं, ये आपका ब्रोजीलिया धारा ध्रुवों की ओर जा रही है, गर्म जलधारा। और ये आपका ध्रुवों की ओर जा रही है, ये भूमध्य रेखा की ओर जा रही है, जैसे फाकलैंड धारा, ये आपका क्या है, ये ठंडी जलधारा है। लेकिन आपको इसमें पहचानना होगा कि प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं कौन है, प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं कौन है। जैसे आपका यहाँ देखिए, ये हमारा प्रशांत महासागर है, ये भी हमारा प्रशांत महासागर है, हाँ। और ये बीच में हमारा अटलांटिक जैसे गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर का है और उत्तरी गोलार्ध का है। तो ये गल्फ स्ट्रीम आपका अटलांटिक महासागर के गर्म जलधारा है, और कैनरीज धारा जो है अटलांटिक महासागर का है, ये ठंडी जलधारा है। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं लेब्राडोर की धारा, यह एक ठंडी जलधारा है। यह अटलांटिक सागर से प्रारंभ होकर न्यूफाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम जलधारा से मिलती है। यह कनाडा के लेब्राडोर
पठार के पूर्वी तट के किनारे से बहती है, अतः इसे लेब्राडोर जलधारा के नाम से जानते हैं। लेब्राडोर की धारा ठंडी धारा के साथ बर्फ के छोटे छोटे आइसबर्ग न्यूफाउंडलैंड तक आते हैं। सोचिए आइसबर्ग की उत्पत्ति कैसे होती है। अब क्यूरोसिया की जलधारा क्या है? ये प्रशांत महासागर की है। लेब्राडोर की जलधारा आर्कटिक सागर की है। आइए अब देखते हैं क्यूरोसिया जलधारा। मानचित्र में देखकर बताइए कि प्रशांत महासागर में उत्तरी और दक्षिणी विषुवतरेखी धाराएं किस दिशा में बहती हैं। जब उत्तरी विषुवती जलधारा फिलिस्पीन के पास मुड़कर उत्तर की ओर बहती है तो क्यूरोसिया जलधारा की उत्पत्ति होती है। यह एक गर्म जलधारा है। जापान तट के पास यह जलधारा पछुआ पवन के प्रभाव में आकर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। यह जलधारा अटलांटिक महासागर की गल्फ स्ट्रीम जलधारा के समान है। यह एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट से चलकर उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के पश्चिमी तट तक पहुंचती है। यहाँ इसे कैलिफोर्निया की जलधारा के नाम से जानते हैं। क्यूराइल की जलधारा। यह जलधारा आर्कटिक महासागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में लाती है। यह एक ठंडी जलधारा है। इसकी तुलना आर्कटिक महासागर की लेब्राडोर जलधारा से की जाती है। जब यह क्यूरोसिया की गर्म जलधारा से मिलती है तो यहाँ पर कोहरा होता है, तो जलयान के लिए हानिकारक होता है। गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने से यह समुद्री घासें मिलती हैं। इसे मछलियाँ खाती हैं। इसी कारण से इसे मत्स्य उद्योग के लिए विख्यात है। यह जलधाराओं के तटीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसका समरी हम देख लेते हैं। गर्म जलधाराओं के ऊपर उठ चलने वाली हवाएं नमी प्राप्त करके तटीय भागों में वर्षा करती हैं। इसके विपरीत ठंडी जलधाराएं वर्षा रोकती हैं, जिससे यहाँ मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं। गर्म जलधाराओं के प्रभाव के कारण ठंडे स्थानों के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। गर्म और कुछ देख लेते हैं। गर्म एवं ठंडी जलधाराओं के मिलने के स्थान पर कोहरा पड़ता है, जिससे जलयानों की क्षति होती है। लेकिन मछलियों के लिए जलधाराओं का यह मिलन आदर्श स्थिति पैदा करता है, क्योंकि यहाँ प्लैंकटन नामक घास उत्पन्न होता है जो मछलियों का भोजन होता है। ऐसे भागों में संसार के प्रसिद्ध मत्स्य केंद्र पाए जाते हैं। ठंडी जलधाराओं में बड़े बड़े हिमखंड बहते रहते हैं, जिससे टकराने पर जलयान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। सुनामी। महासागरीय जल की एक अन्य गति सुनामी है। सुनामी जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है बंदरगाही लहरें। समुद्र की तलहटी से भूकंप आने से सुनामी लहरें उत्पन्न होती है, जिसका तटीय भागों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। आपने सुना ही होगा कि भारत के पूर्वी तट पर 26 दिसंबर 2004 में आई सुनामी लहरों से क्षति हुई है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर के लिए कुछ आपको वेट करना पड़ेगा। धन्यवाद।